की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर रहने वाली है। और इशू ऑफ शेयर से पहले किस तरीके से कोई कंपनी स्टार्ट होगी, किस तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, और उसके बाद कंपनी किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करनी स्टार्ट करेगी, ये आज हम चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बेटा जैसे कि पहले नाम को समझने की कोशिश करो कि कंपनीज अकाउंटिंग करनी है। तो बेटा जो कंपनीज अकाउंटिंग है वो कंपनीज एक्ट, जो कंपनी का एक्ट बना हुआ है 2013। बेटा पुराना एक्ट हुआ करता था 1956, उसके बाद ये अमेंड होके चेंज होके कंपनीज एक्ट 2013 में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो आप पढ़ते हो वो कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ते हो। और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कंपनी होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ये सब बातें और किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, ये सब किसमें लिखा मिलेगा आपको, इसी कंपनीज एक्ट 2013 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेटा कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बेटा आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब होता है जो नेचुरल नहीं है लेकिन पर्सन की तरह ही ट्रीट की जाती है। जियो एक कंपनी है, हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई पर्सन है, या फिर टाटा एक कंपनी है लेकिन हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पर्सन है। तो जो कंपनीज होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ये अपने ओनर से अलग होते हैं। इसी वजह से बेटा इनकी अकाउंटिंग खुद की अलग होती है। और अगर कोई ओनर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको एज अ अदर पर्सन या फिर ऐसा जैसे कि उनका पैसा हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। बेटा जो परपेचुअल सक्सेशन होता है ये आपने पहले भी सीखा हुआ है जब भाई आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बारे में पढ़ा करते थे 11th में। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता था कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो फोर्सेबल पीरियड तक चलता है, ये नहीं माना जाता कि नियर अबाउट कोई टाइम में उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस वजह से कंपनी के साथ भी वो जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन लगती है उसको परपेचुअल सक्सेशन के नाम से पहचाना जाता है कि कोई कंपनी स्टार्ट हुई तो वो लंबे समय तक चलाई जाएगी। और लास्ट में लिखा हुआ है बेटा कॉमन सील। जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके अपनी पर्सनल एक मोहर होती है जो उनके डॉक्यूमेंट्स पे लगी होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन सील। तो बेटा ये कंपनी की डेफिनेशन बनती है। इन 4 कीवर्ड को याद करने से बेटा आप कंपनी की डेफिनेशन समझ जाते हो। आपने 11th क्लास के बिजनेस में भी सीखा होगा जिसमें आपने कंपनीज के बारे में, पार्टनरशिप क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती हैं, कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है, इन सब के बारे में वहाँ भी सीखा था। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, सिर्फ कंपनी के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी पे आते हैं। जो कंपनी के टाइप्स में यहाँ पे 3 तरीके की कंपनी हमारे एक्ट 2013 में बताई गई है। पहली कंपनी जिसको 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं, सेकंड प्राइवेट और थर्ड पब्लिक। अब 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती होंगी, तो बेटा जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी कोई कंपनी जिसमें केवल एक ही पर्सन होगा, ऐसी कोई कंपनी जिसको मैनेज किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा एक पर्सन के द्वारा। तो आप कहोगे तो सोल प्रोप्राइटर होता था। तो बेटा यहीं पे ये कंडीशन लाई गई है 2013 में कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई बिजनेस भी कर सकते हो और चाहो तो आप एक कंपनी का निर्माण भी कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ कंडीशन भी होती हैं कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर में आपका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ नहीं होना चाहिए, आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो मैक्सिमम 50 लाख होनी चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशन के साथ 1 पर्सन कंपनी को ओपन किया जा सकता है। तो बेटा ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप फ्यूचर में कहीं 1 पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इसके बारे में समझना है कि 1 पर्सन कंपनी एक्चुअल में है क्या, जो 1 पर्सन के साथ द्वारा चलाई जाती है, एक ही मेंबर होता है। बाकी और 12th क्लास में इसका कोई भी यूज नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है जहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स हो, कम से कम बेहतर 2 मेंबर होंगे, लेकिन मैक्सिमम यहां पे 200 मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर है, वैसे ही प्राइवेट कंपनी में बेटा 2 और 200 होते हैं। और यहाँ पे जो इस कंपनी की जो शुरुआत की जाती है बेटा वो मिनिमम 1 लाख रुपीस की पेड अप कैपिटल के साथ शुरुआत की जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपए कम से कम लगाने, और मैक्सिमम बेटा तो प्रिस्क्राइब किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कंपनी के द्वारा। तो जब कंपनी की शुरुआत होती है तो उसमें 1 लाख रुपए लगा दो और मैक्सिमम कितने भी लगा सकते हो, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर देना। और इसके बाद बेटा जो लास्ट की चीज़ होती है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। तो जिनके पीछे आपको PVT LTD लिखा मिल जाए, समझ लेना वो कोई प्राइवेट कंपनी खोली हुई है। ठीक है जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बेटा यहाँ पे कि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। वो सिर्फ प्राइवेट पार्टीज़ को ही, अपने जो इंटरनल लोग होते हैं उन्हीं को अपने शेयर इशू कर सकते हैं। और बेटा ये आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको 12th क्लास में इसकी भी अकाउंटिंग नहीं सीखनी है।
तो कहने का मतलब यह है कि 1% और प्राइवेट सिर्फ ध्यान रखने के लिए है, आपको इसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ना। आपको जो मेन कंपनी के बारे में पढ़ना है वो कौन सी कंपनी रहने वाली है? पब्लिक कंपनी। अब क्या होती हैं पब्लिक कंपनियाँ? तो बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिसको चलाया जाता है पब्लिक के द्वारा, मतलब जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक का, जिसके अंदर मालिक होती है पब्लिक, आम जनता। बस अगर आपको इसका मालिक बन रहा है पब्लिक कंपनी का, तो क्या करना होगा? इसमें आपको अपना शेयर लगाना होगा, इसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट देनी होगी, और आप इन्वेस्टमेंट देके इसके क्या बन सकते हो? ऑनर बन सकते हो, मालिक बन सकते हो। और शेयर देने के बाद आप जब शेयर लगा लोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि हम इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, क्योंकि हमारा इसमें शेयर लगा हुआ है, और शेयर का मतलब होता है हमारा भी हिस्सा। तो पब्लिक कंपनियों का मतलब बेटा क्या हो गया कि इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, कम से कम 7 लोगों का होना अनिवार्य है, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी शेयर होल्डर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई कंपनीज एक्ट 2013 ने रेस्ट्रिक्शन हमको नहीं लगा के दिया है। बेटा मिनिमम 5 लाख रुपीज़ की पेड अप कैपिटल इसमें लगाई जाती है, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो पब्लिक कंपनी सिर्फ इतनी सी बात है कि 1 लाख रुपये से 5 लाख से शुरुआत कर लो, मैक्सिमम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देना। उसके अलावा मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और बेटा इनके नाम के पीछे लिमिटेड लगा होता है। बेटा देखा जाए तो जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं या और कोई बिजनेस होता है, वो भी अपने नाम के पीछे लिमिटेड लिख लेते हैं। तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कंफ्यूज होने की जरूरत है। सिर्फ ये बताया गया है कि पब्लिक कंपनी हो तो लिमिटेड ही लिखना, और कुछ नहीं लिख सकते, वरना और तो जितने भी बिजनेस होते हैं वो अपने नाम के पीछे कुछ भी जोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड ही लिखेगी। अब कंपनी क्या होती है बेटा? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, तो ये पब्लिक से ही पैसे लेती हैं, और जब ये पब्लिक से पैसे लेती हैं, जब इनको अमाउंट चाहिए होता है और पब्लिक से इनको अमाउंट लेना होता है, तो पब्लिक से पैसे लेते वक्त ये अपने पास से कुछ सिक्योरिटी जारी करती हैं। क्या इशू करती हैं बेटा? सिक्योरिटीज इश्यूज करती हैं। और जिन सिक्योरिटी को इशू करने से कंपनी को पैसे मिलते हैं, उन्हीं सिक्योरिटी को कंपनी एक नाम देती है, शेयर। तो हम ये समझ सकते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। जैसे आप इन चैप्टर को पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो पहली बार, तो बेटा शेयर का सीधा सा मतलब समझ लो। वैसे तो आप सभी 11th में भी पढ़ के आए हो, लेकिन शेयर का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक पब्लिक कंपनी जब पब्लिक से पैसे लेती है तो अमाउंट जनरेट करती है, फंड लेती है, तो उस फंड को लेते वक्त जो एविडेंस दिया जाता है, जो बदले में एक सबूत दिया जाता है कि हाँ हमने पब्लिक से पैसा लिया है, पब्लिक को दिया जाता है एक सबूत, तो उस एविडेंस को शेयर बोलते हैं। तो शेयर एक फंड जनरेट करने का जरिया हो जाता है, और इसको एक सर्टिफिकेट बोला जाता है, एक सिक्योरिटी बोला जाता है। तो कंपनीज की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें से एक शेयर भी होता है। अब बेटा यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है, आगे की कहानी हम प्रारंभ कर देंगे शेयर को लेके। तो बेटा क्या बात आ जाती है कि शेयर्स में क्या होता है। तो बेटा जैसे कि शेयर आपको पता चल चुका है कि शेयर का मतलब हो गया, शेयर का मतलब होता है कि जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी पब्लिक से अमाउंट लेती है, पैसा लेती है, और बदले में क्या जारी कर देती है बेटा? सिक्योरिटी। और उस सिक्योरिटी को क्या बोल दिया जाता है? शेयर्स। क्या शेयर के भी कोई टाइप होते हैं या शेयर सिर्फ एक शेयर होता है? तो बेटा शेयर को कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में। आप कंपनी से इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हो, आप कंपनी से प्रेफरेंस शेयर इशू करा सकते हो या परचेज कर सकते हो। तो बेटा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता होगा? तो बेसिकली देखा जाए तो बेटा इक्विटी वालों को हम हिंदी भाषा में बड़े मालिक बोल सकते हैं, और प्रेफरेंस वालों को हम छोटे मालिक बोल सकते हैं। तो इसमें बड़े और छोटे का अंतर आ जाता है। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनको हम बड़े मालिक बोलेंगे, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको हम छोटे मालिक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जो छोटे लोग होते हैं, जैसे कि घर है और उस घर में 2 भाई हैं, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो आपको ये पता होगा कि घर में जो छोटे लोग होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। अगर घर में कोई सामान आया खाने का तो पहले छोटे को दिया जाएगा। अगर छोटे ने कोई, अगर जैसे कुछ और भी काम किया जा रहा है तो सबसे पहले छोटे को कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। हर जगह कपड़े खरीदने तो छोटे वाले को जल्दी दिलवा देते हैं, बड़े वाला कहते हैं तो चला ले, मैनेज कर ले। तो बेटा जैसे कि घरों में छोटों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसे ही एक कंपनी के अंदर छोटों को भी क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से राइट होते होंगे? तो पहला राइट बेटा, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी को उस प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड जारी करना है, डिविडेंड इशू करना है, तो बेटा पहले इक्विटी वालों से पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। और बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये फिक्स्ड परसेंट पे मिलेगा। जो परसेंट होती है वो फिक्स्ड रहा करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट हुआ तो उनको अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम, ज्यादा हुआ तो नहीं, बेटा नहीं। मतलब क्या हो गया कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनका जो डिविडेंड का रेट होता है ये भी फिक्स्ड होता है, जबकि जो इक्विटी वाले होते हैं उनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। ह्यूज प्रॉफिट तो ह्यूज डिविडेंड, अगर लेस प्रॉफिट तो लेस डिविडेंड।
लेकिन ह्यूज प्रॉफिट तो भी फिक्स्ड डिविडेंड, लेस प्रॉफिट तो भी फिक्स्ड डिविडेंड। तो पहली चीज ये समझ में आ गई कि इनके पास इनसे पहले इनको डिविडेंड मिलता है। दूसरा, अगर कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ा, अगर कंपनी को बंद करना पड़ा, तो बंद करते वक्त बेटा इनकी जो कैपिटल होती है वो इनको पहले रिटर्न की जाती है। तो जो रिडम्पशन ऑफ कैपिटल होता है, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो कैपिटल रिफंड की जाती है, वो इनको पहले रिफंड कर दी जाती है। तो कैपिटल का रिफंड जो होता है वो इनको पहले कर दिया जाता है इक्विटी वालों से, जबकि इक्विटी वालों को तब मिलती है कैपिटल अगर वाइंडिंग अप हो रही है। अगर बच जाता है पैसा तो इक्विटी वालों को वापस किया जाता है। तो आप में माइंड में ये आ सकता है कि प्रेफरेंस शेयर तो बहुत अच्छे हैं खरीदना, खरीदोगे तो फिक्स्ड परसेंट पे डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल में पैसा भी वापस मिलेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, अगर आप ऐसा इनको देख के अगर ये अंदाजा लगा रहे हो कि ये बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बेटा एक चीज और ध्यान रखना, अगर इक्विटी शेयर परचेज करते हो तो मैंने पहले भी बोला कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर रिस्क ज्यादा लेते हो तो रिवॉर्ड भी क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस होगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते। जैसे घर में कोई डिसीजन लेना है तो बताओ छोटे बच्चों से पूछ के लिया जाएगा या बड़े लोगों से? तो आप कहोगे जो बड़े वाले होंगे उनसे पूछ के लिया जाएगा, और बड़े लोगों से पूछा जाएगा तो छोटों के पास ये वोटिंग राइट नहीं होता। तो बेटा इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो चाहे आप इक्विटी शेयर खरीदो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर खरीदो, इक्विटी खरीदोगे तो आप बड़े मालिक, प्रेफरेंस खरीदोगे तो छोटे मालिक। इक्विटी शेयर खरीदोगे तो आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हो तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। डन? इतनी बात समझ में आ गई बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, है ना, फिक्स्ड परसेंट, जीरो कूपन। ये आप पढ़ लेना, आपकी बुक में लिखे मिल जाएंगे या फिर हमारी बुक में मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आ जाती है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये दोनों ही मालिक बनते हैं, बस अंतर होता है कि दोनों को कुछ राइट्स, किसी को एक्स्ट्रा मिले हुए होते हैं तो किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट होते हैं तो किसी के पास उनके बाद उनको पैसा मिलता है। अब बात आ जाती है कि ये जो शेयर इशू किए जाते हैं तो क्या सिर्फ ये है कि पैसा ले लो और शेयर दे दो, या इसको भी करने का कोई प्रोसीजर है, क्या कोई सीक्वेंस है या कोई मेथड्स हैं? तो बेटा समझना होगा कि आप इक्विटी या प्रेफरेंस, बेटा मैं दोनों नाम नहीं लिख रहा क्योंकि शेयर का मतलब हो गया, अब चाहे इक्विटी इशू किए जाएं चाहे प्रेफरेंस इशू किए जाएं, दोनों को इशू करने का एक ही तरीका होगा। मतलब यहां पे अगर हमने सीखना है कि इशू ऑफ शेयर्स, तो बेटा शेयर इशू कैसे किए जाएंगे? कैश में भी इशू किए जा सकते हैं और अदर देन कैश भी इशू किए जा सकते हैं। मतलब पैसा ले लो, शेयर दे दो, इशू फॉर कैश। पैसा की जगह बेटा अमाउंट नहीं, कैश नहीं आएगा, कैश की जगह उतने रुपए की कोई एसेट, जैसे मैंने किसी से मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, तो मैंने एसेट ले ली कोई, और बदले में मैंने पैसे ना देके कंपनी ने शेयर इशू कर दिया अपने। कहने का मतलब बेटा कंपनी, तो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, बदले में क्या ली थी? मशीन ली थी, तो इसको बोल देते हैं अदर देन कैश में हमने शेयर इशू कर दिए। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी के शेयर इशू हो जाएंगे। अब बेटा जब कंपनी के शेयर इशू होंगे तो कंपनी के पास अब कैश वाले ऑप्शन को सबसे पहले पिक कर लेते हैं कि कंपनी एक हाथ से पैसे लेगी, फिर दूसरे हाथ से क्या देने वाली है? शेयर। उसी हाथ से भी दे सकती है कि पैसे लेके रख लिए और उसके बाद शेयर दे रही है, लेकिन बेटा ध्यान रखना पहले पैसे लिए जाएंगे, उसके बाद ही शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो शेयर इशू करने से पहले कंपनी को पैसे रिसीव हो जाते हैं। अब कैश की बात करते हैं, तो बेटा दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, पहला लंपसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। मतलब कंपनी चाहे तो जितने शेयर इशू कर रही है पहले सारा पैसा आ जाने दे, जब कंपनी को सारा अमाउंट रिसीव हो जाएगा तब कंपनी एक साथ सारे शेयर दे देगी। इसको बोल दिया जाता है बेटा लमसम। मतलब अगर एग्जांपल में देखा जाए तो कंपनी के 1000 शेयर्स थे, कंपनी 1000 शेयर बेचने की सोच रही है और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो बताओ कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? आप कहोगे 10,000। एक कंपनी को 1000 शेयर इशू करने हैं, 10 रुपए का, एक कंपनी को 10,000 की जरूरत होगी। बेटा जरूरत के हिसाब से ही शेयर इशू करती है कंपनी। कंपनी को अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी को शेयर इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी को पैसा पब्लिक से लेना है, और पब्लिक से लेना है तो पब्लिक पैसा कब देगी? जब पब्लिक के पास शेयर पहुंचेगा। तो कंपनी को 10,000 की जरूरत है तो कंपनी ने 10 रुपए के 1000 शेयर बना दिए और मार्केट में लॉन्च कर दिए। तो बेटा जिस दिन कंपनी को 10,000 रुपए मिल जाएंगे तो कंपनी तुरंत क्या कर देगी? शेयर इशू कर देगी। तो मतलब कहने का यह है कि सारा पैसा मिलने के बाद ही क्या होगा? शेयर इशू होगा। तो उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं लमसम। लेकिन बेटा दूसरी तरीका भी होता है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मतलब कंपनी कहती है कि 10,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन कंपनी ये ऑप्शन दे सकती है कि एक काम करो, पहले 2,000 रुपए दे दो और हमारा शेयर ले जाओ। मतलब हमें 10,000 रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट है, तो आप 2,000 रुपीज भी हमको दे दोगे तो हम आपको अपना शेयर दे देंगे।
उसके बाद बेटा 2000 ऐसे करके 5 बार में पैसा मांग सकती है, या 2000 3000 ऐसे करके 4 बार में, या 2000 के बाद 5000 फिर 3000। कोई भी सिचुएशन कंपनी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करती है। अब बेटा इस इंस्टॉलमेंट सिस्टम को जब टुकड़ों में पैसा लेना, एक साथ ना पैसा लेके 2 या 2 से ज्यादा बार में लेना, उसको क्या सिचुएशन बोल दी जाती है बेटा? इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन बोल दी जाती है। लेकिन बेटा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इंस्टॉलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी 5 10 बार 15 बार 50 बार में पैसे मंगा रही है, नहीं बेटा। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 5 इंस्टॉलमेंट ही कंपनी बना सकती है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम जब पैसे लेगी और शेयर देगी, उस सिचुएशन को एप्लीकेशन मनी बोला करेंगे कि कंपनी ने पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी रख दिया। इसके बाद कंपनी एप्लीकेशन के तुरंत बाद जो अगला अमाउंट रिसीव किया करेगी उसको बेटा अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसको अलॉटमेंट मनी बोला जाता है। तो बेटा इंस्टॉलमेंट में फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मनी, उसके बाद सेकंड कॉल मनी और लास्ट में फाइनल कॉल मनी। तो इस तरीके से कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा रिसीव करती है। अगर कंपनी चाहे तो बेटा 5 की जगह 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट भी मंगा सकती है, लेकिन 5 से 6 नहीं कर सकती। तो ये सिचुएशन होती है बेटा इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाने की। तो यहाँ पे कंपनी 10,000 रुपये को टुकड़ों में लेगी, यहाँ पे कंपनी 10,000 रुपये एक साथ लेगी। अब बेटा इसी से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास सिचुएशन आ जाएगी पार और प्रीमियम। अब पार और प्रीमियम क्या होता है, इसको समझने से पहले बेटा आपको 2 चीजें समझनी होंगी। एक आपको नाम समझना होगा फेस वैल्यू, और एक आपको समझना होगा इशू प्राइस। अगर आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा पार और प्रीमियम का मतलब। बेटा एक होती है फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो बेटा जो भी कंपनी अपने सर्टिफिकेट शेयर्स नाम से छपवाती है, जनरेट करती है, अब आज के टाइम में तो वो बेटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, है ना, क्योंकि डीमेट हो गया ना, तो आपको पता है वो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, वो इंटेंजिबल हो चुके हैं। लेकिन पुराने टाइम में बेटा वो कागजों की फॉर्म में हुआ करते थे सर्टिफिकेट, जिसपे गुदा हुआ होता था, लिखा हुआ होता था, जो मशीन से ही लिखा जाता था बेटा, जो प्रिंटेड फॉर्म में हुआ करते थे। तो बेटा जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स के ऊपर अमाउंट लिखा होता है, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, ये इन शेयर के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 10 का नोट है उस पर 10 लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो अमाउंट अंकित होता है, जो अमाउंट उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उस अमाउंट को शेयर की फेस वैल्यू बोला जाता है। तो फेस वैल्यू का मतलब हो गया शेयर के ऊपर लिखा गया कंपनी के द्वारा अमाउंट। अब ये 10 रुपए की चीज मार्केट में कितने रुपए पर बिक रही है, ये कितने रुपए पे कंपनी ने इसको बेचा है, उसको हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू प्राइस बोलते हैं। अब कंपनी की 10 रुपए की चीज मार्केट में कंपनी 10 रुपए में भी बेच सकती है, 10 रुपए की चीज को 9 रुपए पर नहीं बेच सकती। बेटा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि 2013 की अकाउंटिंग जब से शुरू हुई है तब से ये सिचुएशन आ गई है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करना सिखा रही है आपको 12th क्लास में। आप अब कंपनी अपने 10 रुपए की चीज को 10 रुपए पर बेच सकती है, और कंपनी अपनी 10 रुपए की चीज को 10 रुपए से ज्यादा पर बेच सकती है। बेटा 12, 15, 18, 150, 1000, वो कोई लिमिट नहीं है कितने रुपए का कंपनी अपना शेयर बेच दे। तो बेटा ये जो जितने रुपए की चीज होती है, अगर उतने रुपए पर बेच दी जाए, मतलब 10 रुपए की चीज कंपनी ने 10 रुपए पर इशू कर दी, तो हम बोलेंगे कि कंपनी का शेयर इशू हुआ है पार पे। और अगर 10 रुपए की चीज कंपनी की 10 रुपए से ज्यादा पर बिक जाए, 15 पे 18 पे, बेटो देखो एक सर्टिफिकेट पे रुपए तो 10 ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये 10 रुपए की चीज किसी को ये दे के कह के दी जा रही कि भाई ये 15 की है। अब वो खरीदने वाला क्या कहता है, लिखे तो इस पे 10 रुपए दे, तुम मुझे 15 पे रहे हो। तो बेटा वो मालिक तो 10 रुपए का बनता है, लेकिन चीज ले लेता है 15 रुपए में। वो इसलिए ले लेता है कि मैं इसे आगे किसी को 20 रुपए में बेच दूंगा जब इसके पैसे बढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, यहां पे कंपनी 10 रुपए की चीज को ज्यादा पर भी बेच देती है, अगर कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है मार्केट के अंदर। तो उस सिचुएशन को बोल दिया जाता है कि जब फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर बिकता है तो वो प्रीमियम पर सेल हो रहा है, और जब फेस वैल्यू के बराबर पे ही शेयर को इशू किया जाता है तो उस सिचुएशन को क्या बोल दिया जाता है, पार। कि एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये कोई चीज है, अब ये कोई बुक है बेटा मेरे पास, अब काफी पुरानी है तो हम इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल में। मैं कहता हूं बेटा इसके ऊपर लिखा हुआ है 10। अब ये जो चीज है ये कितने रुपए की है, 10 रुपए की। लेकिन बेटा मैं कहता हूं ये 10 रुपए की चीज है, कंपनी, मैं कंपनी हूं और मैंने इसे 10 रुपए में दे रहा हूं आपको, ठीक है जी। अब मैंने आपको अगर ये 10 रुपए में दे दी तो आप कितने रुपए के मालिक हो गए, 10 रुपए के, क्योंकि इस पर 10 लिखा हुआ है और मैंने 10 में बेच दिया। तो ये तो हो गया कि मैंने 10 रुपए की चीज 10 पे बेच दी, मतलब ये पार है।
लेकिन मैंने ये 10 रुपए की चीज लिखा इस पर 10 है, लेकिन मैंने आपको ये 15 रुपए पर बेच दी, तो बताओ बेटा आप कितने रुपए के मालिक बने। अब आप इसको किसी को दिखाने लगो, कहो देख मेरे पास ये है, मैं 15 रुपए का मालिक हूं, वो कहेगा इस पर तो 10 लिखा है। आप कहोगे लिखा 10 है, मैंने 15 में खरीदा है, तो वो क्या कहेगा, भाई तूने तो 100 में खरीदा हो, इससे थोड़ी मतलब है तो 10 का ही है। यही सिचुएशन है बेटा, ठीक है। तो बेटा अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी से आप जब 10 रुपए की चीज ज्यादा पर खरीद के ले जाते हो, तो मान लो बेटा 10 रुपए की चीज आपने कितने में खरीद ली, 12 रुपए में, तो आप मालिक अब भी कितने रुपए के बनोगे, 10 रुपए के। तो जो 2 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा चले जाएंगे वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि कंपनी का नाम मार्केट में बढ़ गया है और कंपनी अपने नाम से जो प्रॉफिट कमा रही है उस अमाउंट को प्रीमियम बोला जाता है, और इस प्रीमियम को बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको एसपीआर करके शॉर्ट में यूज करते हैं बच्चे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा अमाउंट होता है, जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर मार्केट में शेयर इशू कर देती है, उस सिचुएशन को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की कैटेगरी में डाला जाता है। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, इसके ऊपर बेटा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इस रिजर्व को आप जनरली कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा कि जहां मन किया वहां उठा के खर्च कर दिया। जैसे कि बेटा सभी रिजर्व होते हैं, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उनको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए जोड़ा जाता है, फ्यूचर में आने वाली कंटिजेंसी के लिए हम अमाउंट इकट्ठा करते हैं कि कहीं जरूरत पड़ी तो इसका यूज कर लेंगे। लेकिन बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ ऐसा नहीं है, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसको यूज करने की कुछ चुनिंदा जगह है। तो बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज है वो लिखा हुआ है, उसमें क्या बताया गया है कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। बेटा बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कभी कभी एक ऑफर चला देती है। जैसे आप कपड़ों की दुकान पे जाते हो तो उनके बाहर जैसे एक उनके जो डिस्प्ले पे लगा हुआ होता है बाय 1 गेट 1 लिखा होता है, या ऐसे लिखा होता है बाय 2 गेट 1 लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि एक खरीदो एक पाओ, या 2 खरीदो एक पाओ। तो ये ऑफर होते हैं जो दुकानदार आपको देते हैं। तो कंपनी भी इसी तरीके के ऑफर को क्या करती है, आप लोगों के लिए अप्लाई करा देती है। कह देती है अगर आप हमारे 2 शेयर खरीदते हो तो आपको 1 शेयर मुफ्त में मिलेगा, मतलब पैसा दो 2 शेयर का, लेकिन मालिक बन जाओ 3 शेयर के। अब आप मुझे बताओ, जब आप कंपनी के शेयर खरीदोगे तो बेटा आप क्या बन जाओगे, कंपनी के शेयर होल्डर। और जब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे तो आप जो भी अमाउंट कंपनी को दोगे वो आपका कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के ओनर बन जाते हैं, और ओनर का अमाउंट तो कैपिटल मान के क्रिएट किया जाता है। अब ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये तो पूरा लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अगर कंपनी ने आपको 2 शेयर दिए और एक बोनस में दे दिया तो आप तो 3 शेयर के मालिक बन गए। तो बताओ कैपिटल में कितने रुपए लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का शेयर था तो आपने 3 शेयर खरीदे, आप 30 रुपए के मालिक बने कंपनी के। लेकिन कंपनी ने आपसे तो बेटा 20 रुपए लिए हैं, तो कैपिटल में 20 की जगह 30 कैसे दिखाएगी कंपनी। तो बेटा ये जो 10 रुपए का कंपनी को अमाउंट यूज करना होगा बोनस शेयर का, ये कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से निकाल लेगी। तो ये तो हो गया बेटा पहला तरीका कि आप बोनस शेयर को इशू करते वक्त एसपीआर का यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है कि बोनस शेयर के अलावा तो बेटा कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको रिटर्न ऑफ करने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाता है। बेटा फिर से सुनो, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसका यूज आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में करते हो। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा प्रिलिमिनरी नाम से प्री का मतलब होता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, जब कंपनी की स्थापना नहीं हुई है, कंपनी ने अपनी एक्टिविटी चालू नहीं की है, मतलब बिजनेस अफेयर्स स्टार्ट नहीं किए, उससे पहले जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तब तक कुछ कागजी कार्रवाई, कमीशन देना होगा लोगों को, बहुत सारी एक्टिविटी की होंगी तो उसमें कुछ खर्चा हुआ होगा। तो कंपनी एस्टेब्लिशमेंट से पहले जो प्रायर एक्सपेंसेस हो जाते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोला जाता है। अब क्योंकि वो पहले ही हो गए थे तो वो जैसे जिस साल के खर्चे होते हैं उसी साल रिकॉर्ड होते हैं। अब ये तो उस टाइम तो कोई अकाउंटिंग ईयर ही नहीं चल रहा था कंपनी का, तो उस टाइम पे जो एक्सपेंस हो जाते हैं उनको एकदम से बाट खत्म नहीं किया जाता, P&L में डाल के उनको रोक लिया जाता है। जब कंपनी पैसे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने लग जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, तब इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को यहीं से रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। कहते हैं ये खर्चा अब यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये हो जाती है बेटा हमारा सेकेंड यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। थर्ड यूज कहां पे होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो रिफंड करने में। जब बेटा रिडम्पशन होता है, किसका रिडम्पशन होता है, शेयर्स का रिडम्पशन होता है। तो जब कंपनी कैपिटल रिफंड कर रही होती है वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो किसका यूज कर लिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब लोगों को उनका पैसा लौटाया जा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को रखने का क्या फायदा है, अब तो इसको भी खत्म कर देते हैं, इसमें से ही पैसा लौटा देते हैं, कैपिटल रिफंड कर देते हैं। तो बेटा तब इसका यूज कर लिया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
क्या किया जाता है, जितने भी आपके रिटर्न ऑफ करने होंगे डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब बेटा ये आप आगे चल के सीखोगे कि क्या होता है लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये जो नाम की डिस्काउंट और लॉस नाम की चिड़िया है, इसको भी उड़ाने के लिए किसका काम किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो टोटल मिला के एसपीआर के 4 यूज। पहला यूज क्या होता है बेटा, बोनस शेयर इशू करने में, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में, तीसरा वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल रिफंड करने में, और चौथा डिस्काउंट हो या फिर लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर नाम की चिड़िया को उड़ाने में, मतलब उसको भी रिटर्न ऑफ करने में। तो ये एसपीआर का यूज है। अब एसपीआर क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट, और इसको कंपनी प्रॉफिट मान के ही रिकॉर्ड करती है हमेशा रिजर्व की फॉर्म में। डन, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब जर्नल एंट्री सीखना स्टार्ट करते हैं। हम सीखने स्टार्ट करते हैं कि अगर कैश पे इशू किया तो कंपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करती होगी। तो अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो ये सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि कंपनी ने कैश में जो शेयर इशू किए थे उन्हें लमसम पे इशू किया होगा, और लमसम में इशू किया होगा तो या तो कंपनी पार कर सकती है या कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है। तो बेटा जब कंपनी पार पे इशू करती होगी और लमसम का केस है तो सारा पैसा एक साथ लेगी, और जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है, पहली बार जब कंपनी को पैसा मिलता है तो उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं बेटा, हम एप्लीकेशन मनी बोल देते हैं। तो कंपनी कहती है मेरे पास पैसा आएगा तब मैं शेयर दूंगी। तो कंपनी के पास बेटा जब पैसा आता है तो कंपनी उसको कहां ट्रांसफर कर देती है बेटा, कैश या बैंक में। लेकिन आप बैंक लिखा करना, ठीक है। क्यों लिखना, तो कोई कुछ लिख कैश भी सकते हो बैंक भी सकते हो, लेकिन आपको पता है आज के टाइम में सारी ट्रांजैक्शन बैंक से ही होती हैं ऑनलाइन, तो ये सारा पैसा बैंक में ही ट्रांसफर होता है, ऐसे समझ लो। तो कंपनी के पास अमाउंट आया, रिसीव हुआ, तो कंपनी ने कहा पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किससे आया, तो बेटा ये पैसा आया है उन लोगों से जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहते थे। जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहते थे वो कंपनी के एप्लीकेंट थे, कंपनी के लिए एप्लीकेंट बन के आए, क्योंकि उनको शेयर चाहिए थे। तो उन्होंने अपनी अर्जियां लगाई कि हमको कंपनी आप अपने शेयर्स दे दो। अब जब उन लोगों ने कंपनी के पास एप्लीकेंट लगाए, एप्लीकेशन लगाई, तो कंपनी कहती है जो पैसा है ये एप्लीकेशन का ही आया है, नाम ही एप्लीकेशन रख दिया बेटा उस अमाउंट को। कंपनी कहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये एप्लीकेशन शेयर्स के लिए आई है। जब तक कंपनी अभी शेयर नहीं दे रही तब तक ये लाइबिलिटी रहेगी, और लाइबिलिटी को क्या किया जाता है बेटा, क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी के पास ये लोग 2 शेयर खरीदने आया, कोई कंपनी 2 ही शेयर इशू कर रही है, एग्जाम्पल है बेटा, और 10 रुपए का एक है, 10 रुपीज ईच, 2 शेयर्स 10 रुपीज ईच। तो बताओ बेटा इसने कितने रुपए दिए होंगे कंपनी को, तो एक साथ लेने थे तो कंपनी को इसने 20 रुपीज दिए होंगे। अब ये 2 शेयर की जगह 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2500 भी हो सकते हैं। तो 2500 होते तो 2500 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी जाती, 2 लाख होते तो 2 लाख की 10 में मल्टीप्लाई कर दी जाती, और 2000 होते तो 2000 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी जाती। मेरे पास 2 लिखे हैं तो 2 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी। अब कंपनी ने बेटा 20 रुपए तो ले लिए, एप्लीकेशन पे पैसे ले लिए, लेकिन अभी शेयर नहीं दिए थे। कंपनी कहती है अब इनको हम क्या दे देते हैं बेटा, शेयर इशू कर देते हैं। जैसे ही कंपनी इनको शेयर देगी बेटा, बताओ ये जो एप्लीकेशन नाम की लाइबिलिटी थी ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही कंपनी जिस काम के लिए पैसा मिला, अगर आप वो काम कर दोगे तो आपके ऊपर से वो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो कंपनी के पास टेंशन क्या है, एप्लीकेशन मनी, और कंपनी जैसे शेयर दे देती है एप्लीकेशन मनी अब खत्म हो जाएगी, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने कहा इस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट कर दो, और बताओ बेटा जैसे ही मैं इनको शेयर दे दूंगा तो ये ओनर बन जाएंगे, और ओनर का पैसा किस नाम से रखा होता है कंपनी के अंदर, कैपिटल के नाम से। तो बेटा आप यहां पे शेयर कैपिटल लिख दोगे इनके पैसे को, इनका मालिकों का अमाउंट कैपिटल के नाम से लिखा जाता है, और अमाउंट कितना 20 और 20। बेटा ध्यान रखना, अगर आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो आप लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और अगर ये नहीं मेंशन की इक्विटी या प्रेफरेंस तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिख देना सिर्फ, और बाद में इस एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर देना, कैपिटल में, क्योंकि उनको आप ओनर बना देना। और यही अमाउंट अगर बेटा लमसम में पार की जगह प्रीमियम में हुई होती तो कंपनी ने 2 शेयर इशू किए होते, 10 रुपए का एक था, लेकिन कंपनी 10 रुपए की चीज 12 रुपए के ईच पे इशू कर रही है। ये फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन बेच रही 12 रुपए पर है। इस सिचुएशन में कंपनी कहती है कि अगर मेरे शेयर खरीदने तो भैया 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कहता है ठीक है 12 ले लो, कंपनी के पास फिर पैसे आए, एंट्री सेम ही रहेगी बेटा, बैंक में फिर पैसा आएगा, लेकिन इस बार 12 के 2 में मल्टीप्लाई करके 24 रुपीज आए होंगे। लेकिन कंपनी कहती है ये जो 24 रुपए आए हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम मालिक भी 24 रुपए के बन गए हो। यहाँ पे बेटा 20 रुपए दिए थे तो मालिक भी 20 के बने, क्योंकि 10 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदी गई। लेकिन यहाँ पे बेटा आप अगर 20 रुपए की चीज
मतलब अगर 10 रुपीज का कोई शेयर है और वो 2 शेयर मिला के 20 के बनते हैं, अगर 20 रुपीज की चीज आप 24 में खरीद रहे हो, तो इसका मतलब आप 4 रुपए जो एक्स्ट्रा देकर आ रहे हो वो कंपनी का प्रॉफिट है। तो बेटा आप हमेशा शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू डाला करोगे बच्चों? फेस वैल्यू। तो आप 2 की 10 में मल्टीप्लाई करके आप कहोगे ओनर तो सिर्फ 20 के ही बनेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 4 रुपीज हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बेटा लमसम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पार का आ जाए या प्रीमियम का, आपको ये इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। सबसे फर्स्ट आप पैसा रिसीव करेंगे और उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। और अगर बेटा 10 रुपए मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा आपने ले लिया, जितने भी 1 रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा मांग लिया, वो जितना एक्स्ट्रा रुपया होगा वो जितने नंबर ऑफ शेयर है उसमें मल्टीप्लाई करके प्रीमियम में चला जाएगा। जैसे कि 2 रुपए का 2 शेयर थे और हर शेयर पे 2 ही रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। देख लो 10 की जगह 12, 2 रुपए एक्स्ट्रा, और कितने नंबर ऑफ शेयर है? 2। अब बेटा यहाँ 2 की जगह 200 होते तो 200 की 2 में मल्टीप्लाई, 2000 होते तो 2000 की 2 में मल्टीप्लाई, और 2 लाख होते 1 लाख होते तो उतने की 2 में मल्टीप्लाई होती। तो यहाँ 4 रुपए निकल कर आ गया। आ गया बेटा समझ में? वेरी गुड। जब हम लमसम सीख रहे थे तो बेटा एक साथ पैसा ले रहे थे, तो पहले पैसा लेने की एंट्री फिर उस अमाउंट को ट्रांसफर की एंट्री बना ली थी। अब अगर बेटा इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो जितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगे उस हिसाब से आपको एंट्री पास करनी होगी। देखो बेटा सबसे पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की रहती है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 10 रुपए का शेयर 10 पे इशू कर लेते हैं, पार का केस ले लेते हैं। बेटा पार प्रीमियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री सेम ही रहती है, बस जिसमें प्रीमियम ऐड हो जाता है वहां पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्स्ट्रा, मतलब कंपनी को अपना प्रॉफिट अलग से एक अकाउंट में मेंशन करना पड़ जाता है। तो अगर आपने प्रीमियम नहीं सीखा है तो बेटा पुरानी वीडियो में जाके देख लेना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिख दिया कि कंपनी ने इशू कर दिया 2000 शेयर, और कंपनी ने पैसा 10 रुपए का शेयर 10 पे तो बेचा, लेकिन कंपनी ने 10 रुपए एक साथ नहीं मांगे, इंस्टॉलमेंट में मांगे। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, इसके बाद 3 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। तो कंपनी इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है। अब कंपनी के पास बेटा सबसे पहले कौन सा अमाउंट आ रहा है? एप्लीकेशन का। तो वही बेटा पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी बिना पैसे लिए तो शेयर नहीं देने वाली, बेटा डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि शेयर ले जाओ बाद में पैसे देते रहना, नहीं, पहले कुछ इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, और कंपनी के पास एप्लीकेशन नाम से वो पैसा आता है। तो कंपनी ने कहा था 2 रुपए देके शेयर ले जाना, मतलब एक शेयर खरीदना है तो 2 रुपए दे जाना, 2000 शेयर खरीदने हैं तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करके कितने रुपए पे कर जाना बेटा? 4000। तो पहली एंट्री कंपनी ने पास की, पैसा आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट कितना लिखा गया बेटा? 4000 4000, क्योंकि कंपनी को ये अमाउंट रिसीव होगा पहले, क्योंकि लोग बाग 2 रुपए देके शेयर खरीदेंगे। अब 2 रुपए आ गए, कंपनी कहती है चलो जी इनको 2 रुपए के मालिक बना दो। अब जैसे ही बेटा कंपनी के पास ये अमाउंट आया, कंपनी इनको क्या बना देगी? ऑनर। और ऑनर बनाते ही कंपनी से एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर देगी? शेयर कैपिटल के अंदर। तो एंट्री बन गई, एप्लीकेशन क्रेडिट से डेबिट हुई और मालिकों का पैसा कैपिटल में डाल दिया गया। और आपको पता है कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। तो इस वजह से शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गई और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। बेटा ये 2 रुपए की काम तो खत्म हो गया, 2 रुपए की कंडीशन ओवर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप पढ़ोगे तो अब अलॉटमेंट की बारी आती है। अब कंपनी पहले पैसा नहीं मांगती, क्योंकि बेटा कंपनी के पास से शेयर जा चुका है। कंपनी ने 2 रुपए लेकर 10 रुपए की चीज दे दी। आप मुझे बताओ बेटा ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए एक शेयर पे लिखे हुए हैं, 2 रुपए लेके उसमें से फाड़ के 2 रुपए के शेयर दे दे? नहीं ना। 2 रुपए इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दिनों में जब शुरुआती टाइम था, उसमें 10 रुपए का शेयर कंपनी ने सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेके पूरा शेयर दे दिया होगा। तो अब कंपनी के पास पैसा खुद पे खुद नहीं आने वाला, जैसे यहां पे आता था। अब कंपनी पहले शेयर ड्यू करेगी, उसके बाद उसका पैसा रिसीव करेगी। कैसे? कंपनी ने कहा अगर अलॉटमेंट की बारी है तो चलो इनको ड्यू करते हैं। ड्यू का मतलब कंपनी के डेटर हैं, वो कंपनी के जिनके पास 10 रुपए का शेयर कंपनी का जा चुका है और 2 रुपए देकर गए, बेटा 8 रुपए उन पे चढ़ गए कंपनी के, और जिनके ऊपर 10 रुपए की चीज पहुंच गई है और 2 रुपए में ही आए हैं, अब कंपनी के 8 रुपए शेयर होल्डर्स पे पड़े हुए हैं, और वो शेयर होल्डर से कंपनी क्या कहती है? लाओ जी मेरी अगले 3 रुपए दे दो। अब आप बताओ बेटा डेटर है वे, और डेटर को क्या किया जाता है? हमेशा डेबिट। तो कंपनी कहती है अलॉटमेंट वालों पैसा दो, और कंपनी कहती है क्योंकि इनका पैसा, ये मालिक है और इनका पैसा भी इसमें कहां ट्रांसफर करने का समय आ चुका है? कैपिटल में ट्रांसफर करने का समय आ चुका है। तो इस वजह से बेटा इसको कौन सी एंट्री बोली जाती है? ड्यू। कि मालिकों से कहा जा रहा है कि आपका पैसा ड्यू हो गया है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप ये अमाउंट पे करो। तो एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब ये बेटा शेयर होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो क्या करते हैं? अमाउंट पे कर देते हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाती है। आप कहोगे कुछ लोगों ने अगर पैसा नहीं दिया या कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया, वो बेटा बात की सिचुएशन है। क्या वो कौन सी होती है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो ट्रांसफर करते हैं बेटा अलॉटमेंट मनी को, क्या कि पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कहां से आया है? अलॉटमेंट से आया है।
तो आप लिख देते हो चलो जी डेटर तुम खत्म हो गए, तुम्हारा इतना ही काम था, हमने तुम्हें ड्यू किया, तुमने पैसा दे दिया, तुम्हारा ड्यू अमाउंट खत्म हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। फिर बेटा किसको अगला टाइम आएगा, फर्स्ट कॉल का अपना टाइम आएगा, इनका अगला टाइम आएगा, और अगले टाइम में कंपनी कौन सा पैसा मांगती है, फर्स्ट कॉल मनी। अब ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर देगी, कहेगी अब तुम डेटर फर्स्ट कॉल की हो बेटा, तो फर्स्ट कॉल लाओ जी अपना पैसा, कैपिटल कंपनी फिर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रही है, ये फिर पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, खत्म हो गए डेटर फर्स्ट कॉल वाले, क्योंकि फर्स्ट कॉल ड्यू की थी, अब इन्होंने दे दिया तो खत्म कर दिया हमने। इसके बाद बेटा हम कहेंगे सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि बेटा मैंने कहा है ना 4 बार में मांग लो, 5 बार में मांग लो, 5 से ज्यादा नहीं, तो कंपनी कहती है सेकंड एंड फाइनल 2 रुपए की बना देते हैं, यही सेकंड होगी और यही फाइनल कॉल होगी। अब कंपनी जब 2 रुपए फाइनल कॉल पे ड्यू करती है तो कहती है लाओ जी फाइनल कॉल का टाइम आ गया, अपना पैसा दे दो कैपिटल का, ये फिर अमाउंट पे कर देते हैं, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, लमसम के बाद इंस्टॉलमेंट का सिस्टम देख लिया। कुछ नहीं करना बेटा, जितनी इंस्टॉलमेंट उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री बनेगी, 3 इंस्टॉलमेंट होंगी तो 6 एंट्री बनेगी, 2 इंस्टॉलमेंट होंगी तो 4 एंट्री बनेगी। और कुछ नहीं करना, पहली एंट्री अब बेटा रिसीव की होती है हमेशा, फिर ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद हमेशा ड्यू रिसीव की एंट्री चलती है। ऐसी एंट्री क्यों बनती है मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया कि पहली एंट्री पैसे की क्यों बनती है हमेशा, और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की, और उसके बाद क्यों ड्यू किया जाता है, क्यों रिसीव किया जाता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।